कई सारी कंस्पिरेसी थियरीज इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के को लेकर के चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि चाइना की सरकार ने और चाइना के किसी वैज्ञानिक ने कहीं किसी लैब में बैठकर, शायद वुहान के एक लैब में बैठकर कोरोना वायरस को तैयार किया और वहाँ से ये पूरी दुनिया में इसका संक्रमण फैल गया। पर इस बात में कितनी सच्चाई है, आज इस बातचीत में हम इसी सवाल का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, दुनिया की किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास, किसी भी सरकार के किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास अभी इतने सबूत नहीं हैं, इतने प्रमाण नहीं हैं कि वह दुनिया की किसी भी अदालत में यह साबित कर सके या मीडिया के सामने ऐसा कोई साक्ष्य पेश कर सके जिससे इस बात को स्थापित किया जा सके, इस्टेब्लिश किया जा सके कि वाकई कोरोना वायरस चाइना के किसी लैब में बनाया गया है। बिना तथ्यों को जाने और बिना किसी चीज़ की प्रामाणिकता को समझे किसी बात को मान लेना भी ठीक नहीं है। कई सारी कंस्पिरेसी थियरी चल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका ने लगातार ये चाइना पर आरोप लगाया कि ये उसका बनाया हुआ वायरस है। पर कई वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि कोरोना वायरस प्रकृति से आया है, यानी वो मैनमेड नहीं है। पर लगातार दुनिया में चाइना की बदनामी हो रही है और कई सारे देश एक साथ मिलकर यह कह रहे हैं और लगातार चाइना को घेरा जा रहा है और चाइना पर यह दबाव बढ़ता जा रहा है। पर आज हम इसको जानने का प्रयास करते हैं कि क्या सच में ऐसी कोई मंशा चाइना के पास है। दोस्तों, जब कोई अपराध होता है तो अपराधी के पास किसी एक खास लक्ष्य होता है, यानी एक आपराधिक मंशा भी होती है। क्या चाइना के पास वाकई ऐसी कोई आपराधिक मंशा है जिसको लेकर के उसने कोरोना वायरस को तैयार किया और पूरी दुनिया में इसके संक्रमण को फैलने दिया? हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, चाइना के पास कोई लक्ष्य है या नहीं है, कि या उसकी क्या मंशा है, ये तभी पता किया जा सकता है जब दुनिया में, यानी कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर है, यानी आर्थिक और राजनीतिक जो क्रम है, यानी जैसे कोई बड़ा आर्थिक दृष्टिकोण से कोई बड़ा देश होता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई सुपर पावर होता है जैसे अमेरिका है, तो हमें ये इस दुनिया में एक क्रम होता है, ग्लोबल ऑर्डर होता है कि ये बड़ा मुल्क है, ये उससे छोटा मुल्क है। तो क्या जो एग्जिस्टिंग ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर है उसमें चाइना की मौजूदा स्थिति क्या है? अगर हम इस बात को जानने का प्रयास करें और भविष्य को लेकर के चाइना की क्या योजनाएं हैं, अगर इस सवाल को हम जानने का प्रयास करें तो हम इस बात के नतीजे तक पहुंच सकते हैं कि क्या वाकई चाइना के पास ऐसी कोई आपराधिक मंशा हो सकती है या नहीं। आइए हम चाइना के मौजूदा आर्थिक स्थिति पर गौर करते हैं और उससे अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई ऐसा है भी या नहीं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ कि वर्ष 2002 में ही चाइना ने अमेरिका को, चाइना दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग नेशन यानी व्यापारिक देश, दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक देश 2002 में ही बन गया था। यानी कि अगर आप सारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स जिसको कहा जाता है उसको अगर जोड़ दें, सम ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स अगर ये कर दें आप, तो 2002 में ही अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चाइना दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंट्री बन चुकी है, ट्रेडिंग नेशन, व्यापारिक देश। और ये एक ऐसा पोजीशन है जिसको अमेरिका ने कम से कम 6 दशकों तक अपने पास रखा हुआ था, उस पर उसका कब्जा था। उसको 2002 में पीछे कर चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग नेशन बन गया। मौजूदा दौर में चाइना का सबसे बड़ा, यानी कि दुनिया में जो कार मार्केट है, लार्जेस्ट कार मार्केट, यानी कार का जो एक बाजार होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है, तो कार मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त चाइना के पास है। सबसे ज़्यादा एनर्जी यूजर्स चाइना के पास हैं और विदेशी मुद्रा कोष यानी फॉरेन करेंसी रिजर्व, ये सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी रिजर्व इस वक्त चाइना के पास ही है। चाइना वर्ष 2009 से ही दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग नेशन है, यानी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट चाइना से होता है। आप जीडीपी ग्रोथ रेट की अगर बात करें तो कम से कम 3-4 दशकों तक, मतलब 1970 के बाद लगातार चाइना का जो औसत जीडीपी ग्रोथ रेट रहा, यानी सकल घरेलू उत्पाद का जो औसत वृद्धि दर रहा है, वो 9 के ऊपर रहा है। 2018 के एक क्वार्टर में ये थोड़ा नीचे आया था, लेकिन अगर हम औसत निकालें तो पिछले 3-4 दशकों में चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है वो 9 के ऊपर रहा है। इस वक्त
124 दुनिया के 124 देश ऐसे हैं जो चाइना को अपना सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर मानते हैं। इसी की तुलना में अगर हम अमेरिका को देखें तो दुनिया के 76 मुल्क सिर्फ ऐसे हैं जो अमेरिका को अपना सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, ट्रेडिंग पार्टनर मानते हैं। इस वक्त चाइना के पास 323 बिलियन डॉलर का सरप्लस है। और अगर हम देखें कि वैश्विक जो जीडीपी होती है, ग्लोबल जीडीपी होती है, उसमें चाइना का कितना योगदान है, तो करीब दुनिया की जीडीपी का, ग्लोबल जीडीपी का 1/3 चाइना से आता है, वो यानी कि चाइना का कंट्रीब्यूशन है। अगर हम वर्क फोर्स की बात करें तो 803.6 मिलियन, ये इतनी बड़ी संख्या है उनके वर्क फोर्स की। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर चाइना में हम देखें तो इट इज़ एट 3.97%, 3.97%। इन्फ्लेशन अगर हम कैलकुलेट करें सीपीआई पे तो चाइना में वो 2.1 के आसपास है। और इस सब से बढ़कर दोस्तों हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि क्या दुनिया के बाकी मुल्कों के पास ऐसी कोई योजना है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिससे कि आने वाले दशकों में, आने वाले सदी में वो पूरी दुनिया के व्यापार को, अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं। दोस्तों चाइना एक ऐसा देश है, अगर हम अमेरिका के पीएनएसी की बात छोड़ दें, प्रोजेक्ट फॉर न्यू अमेरिकन सेंचुरीज, वो भी एक कंस्पिरेसी थ्योरी के थ्रू उसका भी जन्म हुआ था, उस पर हम किसी और दूसरे रोज़ बात करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले के बाद पीएनएसी को लेकर के काफ़ी बातें हुई, जिसके बाद अफगानिस्तान और इराक वॉर भी अमेरिका ने किया। पर आज हम अपने बातचीत को थोड़ा सीमित रखते हैं और हम बात करते हैं कि चाइना के पास क्या ऐसा बड़ा कोई प्रोजेक्ट है। दोस्तों जिनको भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जानकारी है वो जानते हैं कि चाइना के पास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करके एक प्रोग्राम है, एक प्रोजेक्ट है। दोस्तों ये आप इस स्तर का प्रोजेक्ट, इस पैमाने की योजना दुनिया के किसी भी देश के पास इस वक्त नहीं है। और मैं आपको ये बताता हूँ ये कैसे। सबसे पहले तो आप यह भी जानिए कि ये BRI क्या है। ये व्यापार के लिए एक ट्रेड रूट चाइना बना रही है, एक व्यापार के लिए जो पूरी दुनिया को एक तरह से अपने में एंगेज करेगा। और इसको बहुत रिसर्च करके और फिर से चाइना ने रिवाइव किया है। चाइना में हमें पता है कि एक एंशियंट सिल्क रूट होता था, तो कहीं उसको रिवाइव करने के लिए एक तरीके से, यानी कि प्राचीन चाइना में जिस तरह से एक ट्रेडिंग रूट था, पुराना जो व्यापारिक रूट था, उसको उसी के तर्ज पर और उसको उसमें रिसर्च करके और उसको रिवाइव किया गया है और उसको अब नाम दिया गया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। मैं BRI के बारे में आपको बताता हूं दोस्तों। चाइना के साथ दुनिया के 65 ऐसे देशों ने ऑलरेडी ये समझौता किया हुआ है कि BRI में वो हिस्सा बने, यानी कि सड़क मार्ग और उसमें कुछ जो सी पोर्ट्स हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा ताकि पूरी दुनिया में ये व्यापार को सुलभ बनाया जा सके। और इस सब का केंद्र चाइना होगा। तो चाइना ने 65 मुल्कों के साथ ये अग्रीमेंट एक तरीके से किया हुआ है। इसमें एशियान के कई मुल्क शामिल हैं और तमाम दूसरे मुल्क शामिल हैं। उन्होंने अग्रीमेंट किया हुआ है। तो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इस वक्त दुनिया का ये सबसे बड़ा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो चाइना के पास है। जब ये पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा तो मैं आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड के जीडीपी का, यानी वैश्विक जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूशन यहाँ से आएगा। और ये दुनिया की आबादी का, यानी कि जो इस वक्त 7 अरब है, इसका करीब 62%, 62% वर्ल्ड के पॉपुलेशन को ये प्रोजेक्ट कवर करेगा। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि करीब 4.5 अरब लोगों को ये कवर करेगा। इतनी बड़ी ये योजना है। और मौजूदा जितनी भी एनर्जी के सोर्सेज हैं, ऊर्जा के जितने भी ज्ञात स्रोत हैं, उसका 75% उसको ये कवर करेगा। 75% ऑफ नॉन एनर्जी रिसोर्सेज उसको एक तरीके से ये रीडायरेक्ट करेगा अपनी इस प्रोजेक्ट की तरफ। वर्ल्ड बैंक ने, यानी कि विश्व बैंक ने BRI प्रोजेक्ट में ऑलरेडी चाइना को 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर कमिट किया हुआ है। इतनी महत्वाकांक्षी एम्बिशियस योजना चाइना के पास इस वक्त ऑलरेडी थी। लोगों का कहना है कि चाइना ने जानकारी छुपाई। अगर चाइना ने जानकारी छुपाई, उसके पास ऐसा करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त कारण थे और कोई भी मुल्क उसकी जगह होता तो वो यही करता। क्योंकि आप कह सकते हैं कि ये मानवता के खिलाफ अपराध है, क्योंकि फिर ये फैल गया। लेकिन
हर देश अपने हितों की रक्षा के बारे में सोचता है जब अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बात आती है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। तो इतनी महत्वाकांक्षी योजना थी और चाइना की खुद की स्थिति लगातार बहुत ही मजबूत थी और आने वाले दशकों में चाइना सबसे बड़ा सुपर पावर, लीडिंग एक तरह से नेशन सबसे बड़ा लीडर बनकर उभरने वाला था। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि चाइना के पास एक तरह से इस बदनामी से चाइना का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और उससे किसी भी तरह से कोरोना वायरस की वजह से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, यानी कि उसकी छवि खराब होने से चाइना का नुकसान है। इसलिए चाइना के पास इसको करने के लिए कोई आपराधिक मंशा उसके पास कोई रीज़न होने का इस वक्त कोई आधार नहीं दिखता है। ये तभी पता चलेगा जब दुनिया की कोई भी जांच एजेंसी पूरे प्रूफ के साथ, साक्ष्य के साथ इस बात को स्थापित करे। तब तक हमें इन तथ्यों के आधार पर यह मानना और समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाइना के पास कम से कम वो मंशा नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि चाइना में कम लोग मरे और अमेरिका में ज़्यादा लोग मर गए, लेकिन सच ये भी है कि जब ये आउटब्रेक हुआ, इस वायरस का आउटब्रेक हुआ, तब किसी को भी किस देश में कितना होगा, यानी इस संख्या पर किसी का नियंत्रण नहीं था। चाइना ही इस संख्या को कंट्रोल नहीं कर सकता था, या अमेरिका आज कंट्रोल नहीं कर सकता, या इंडिया में हम इस संख्या को नहीं बता सकते कि ये संख्या इतनी होने जा रही है। तो इस संख्या पर कोई कंट्रोल नहीं था। इसलिए इस बात का भी, इस लॉजिक को भी यहाँ पे खारिज कर देना चाहिए कि चाइना को पता था या ऐसा कुछ भी, क्योंकि इस संख्या पर आउटब्रेक के बाद, एक बार जब कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ तो उसके पास, यानी कि इस संख्या को कंट्रोल करने वाली ऐसी कोई शक्ति नहीं थी कि चाइना या कोई भी एक मुल्क उसको कंट्रोल कर ले।